नहीं दे रहा है आप कैसे सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। आपके सामने कहा ही टेल्स अ लाई, ऑब्जर्व कीजिएगा ही टेल्स अ लाई। मैं आपसे पूछूं ही टेल्स व्हाट, तो व्हाट का जवाब आपने क्या दिया? अ लाई। तो ट्रांजिटिव वर्ब तो है ही, अरे है ना, ट्रांजिटिव वर्ब तो ये है ही। लेकिन अगर हम ध्यान से और समझने की कोशिश करते हैं तो ये लाई अपने आप में वर्ब है, आर्टिकल लगने की वजह से ये नाउन हुआ। इसका अर्थ इस वर्ब को खा गया, इसलिए इसी को हम डिलेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिलेक्सिकल वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ही अपने आप में कुछ जगह पर डिलेक्सिकल वर्ब बन जाती है। क्वेश्चन 14 पे आ जाए। दे मेड अ डिसीजन, ठीक है ना, डिसीजन के अंदर ही इस मेड का अर्थ छिपा हुआ है। कहने के लिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें मेड का कोई अर्थ ही नहीं है। डिलेक्सिकल वर्ब को ही कुछ ग्रामेरियंस एम्प्टी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। डिलेक्सिकल वर्ब्स को ही कुछ ग्रामेरियंस एम्प्टी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। मुझे समझ एम्प्टी वर्ब का मतलब क्या होता है? एम्प्टी वर्ब का मतलब होता है, ठीक है, एम्प्टी वर्ब का मतलब होता है जिस वर्ब का अपना कोई अर्थ नहीं होता, खोखली होती है, खाली होती है, ठीक है दोस्त। ये हो गया हमारे सामने, ठीक है। द प्लांट ग्रोस, सर इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है भाई, अरे है ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 14 और 15 पर बड़ा मजा आएगा। सर प्लांट अपने आप उगते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। यहाँ लिखा शी ग्रोस टोमेटोस, सर वो इंसान जो उगाता है, किसको? टोमेटोस को उगाता है। यहाँ वो इंसान उगाने का काम कर रहा है टोमेटोस का, तो ये अपने आप में क्या है? व्हाट आंसर दे रहा है? सर क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया, करेक्ट हो गया भाई। ये बात अपने आप में समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो भाई अब मुझे लगता है अब थोड़ी सी अच्छा क्वेश्चन 20 का आंसर बताओगे क्या है? क्वेश्चन 20 का आंसर बताओगे। ही एक्सीडेंटली फेल द बुक, ठीक है ना। ये फेल अपने आप में कौन सी यहाँ पर वर्ब है? ओपन ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, मैंने क्वेश्चन 20 का मीनिंग आपसे पूछा है गुंजन भाई, बताएं फटाफट से। आप कहेंगे सर ये नाम में ट्रांजिटिव है, ही एक्सीडेंटली फेल व्हाट, ठीक है। अब मुझे आप लोगों को ये वाली वर्ब की एक लिस्ट बतानी है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात ध्यान से सोच के बताओ, ठीक है। अब मुझे एक बात ध्यान से सोच के बताओ बेटा, अच्छे से ये चीज बताना है, मैं आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ चुका हूं, तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये बता सकते हैं, ठीक है ना। मैं अगर किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब की बात करूं, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद मुझे नाउन या प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है, ठीक है, बोलो हां। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या हमें इसके ठीक पहले प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है? यस या नो में आंसर मुझे बताएंगे। ये तो पहला सवाल आपसे पूछा। फिर दूसरा सवाल, अगर मैं किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करूं, अगर मैं आपसे किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करूं, तो मुझे बताओ कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिखा मिल जाए मेरे अंदर, तो मुझे ये बात बताने की कोशिश करें, क्या हम इससे पहले प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? यस या नो। दोनों सवालों के आंसर मुझे बताएं जल्दी से आंसर बताएं। शाबाश पंकज, बहुत बढ़िया। अरे शिवांश आज पढ़ रहा है, शिवांश आज पढ़ रहा है, कमाल कर दिया। नहीं तो शिवांश तो हमेशा अच्छा जब सवाल पूछ के टाइम पास करता है भाई। अच्छी आदत है शिवांश, पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे तो, ठीक है। मोहन किल अ स्नेक, ठीक है। मोहन किल्ड टू अ स्नेक, इन दोनों में कौन सा वाक्य सही है? ठीक है। मोहन डाइड अ स्नेक, मोहन डाइड ड्यू टू अ स्नेक। इन चारों सवालों में से कौन से सवाल मतलब कौन से सेंटेंसेस अपने आप में सही है? प्रिंस बेटा हेलो सर की जरूरत नहीं है, पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है दोस्त। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हेलो सर लिख रहे हो, बताओ हेलो का मैं क्या करूं दोस्त, बताओ। बिल्कुल हेलो सर लिखने का पड़ा है। अरे क्वेश्चन दिए हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो, कौन सा पूछ रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं भाई, कब सीरियस हो गए बेटा? जल्दी से बताएं। तो आप कहेंगे सर देखो बिल्कुल सिंपल बात आपकी हमें समझ आती है क्या? अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद सीधा हमें व्हाट या हूम का जब आंसर मिल जाता है तो वो नाउन या प्रोनाउन ही बताता है, इसलिए इसके साथ हमें कोई भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। अगर हम कहते हैं सर इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम लोगों को चाहिए होता है क्या चीज? अपने आप में एक प्यारी सी एडवर्ब चाहिए होती है सर, ठीक है। अब एडवर्ब अगर नहीं है हमारे पास और हमें नाउन या प्रोनाउन जबरदस्ती उठा के दिया जाए, तो हम इस नाउन या प्रोनाउन से पहले एक प्रीपोजिशन का यूज करके इसको एडवर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इन सेंटेंसेस में आ जाओ भाई। इन सेंटेंसेस में क्या लिखा है? मोहन ने क्या मार डाला? एक स्नेक मार डाला। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सीधा नाउन है, अपनी जगह सही है। मोहन किल्ड टू अ स्नेक, सर जरूरत नहीं थी, ये बेवजह की बात हो गई है ना। मेरी बात याद है बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फाइन। अगला सेंटेंस कहता है मोहन डाइड अ स्नेक, सर मोहन डाइड, मोहन मर गया। अब मर गया तो उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद बेवजह नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखना है हमें। तो यहाँ पर ये अपना इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जबरदस्ती कोई नाउन लगाए तो उससे पहले प्रीपोजिशन लगाकर हम उसकी एक मीनिंग तैयार कर सकते हैं। करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। हाँ कि ना। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने आपके सामने कहा ईशा केम ब्लैंक स्कूल। बेटा एक बार सेंटेंस को देख के ध्यान से मुझे बताओ, क्या आप यहाँ कोई प्रीपोजिशन फिल करेंगे? शाबाश, कर कोशिश फटाफट से। थोड़ा स्पीड से आंसर देना पड़ेगा, आपको ऐसे काम नहीं करना चलेगा भाई। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए अदिति सेन गुप्ता, बेटा क्वेश्चन के आंसर बताओ फटाफट से। अब आप यहाँ इस लिखे हुए सवाल को बहुत प्यार से ये समझ गए। सर ईशा सब्जेक्ट है, आना जाना, इनका आंसर हमेशा कब कहाँ कैसे इसी से मिलता है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, स्कूल अपने नाउन है, नाउन से पहले हमें मजबूरन क्या लगाना पड़ेगा? प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। प्रीपोजिशन लगाकर ही हम इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो हाँ। यस्टरडे खुद में ही एक एडवर्ब है, यस्टरडे खुद में ही एडवर्ब है, इसलिए यहाँ इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दे दिया। ईशा केम टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ तक सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। तो आज बेटा वापस क्वेश्चन पर आ जाओ। अब हमें ऐसी वर्ब की लिस्ट बनानी है जो अपने आप में ट्रांजिटिव होती है और इनके साथ प्रीपोजिशन कई बार हम ट्रांसलेशन की वजह से लगा देते हैं। या आपको प्रीपोजिशन नाम के टॉपिक में भी काम आएगी दोस्तों। ब्लेम अपने आप में क्या है? एक ट्रांजिटिव है, इसके साथ क्या नहीं लगाते हैं? ऑन। अगर मैं आपके सामने कहूं दे ब्लेम्ड ऑन देयर टीम, ठीक है। अब भाई अगर आप इसकी हिंदी निकालोगे ना, अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करोगे तो हिंदी यहाँ आपको डुबा देगी। हिंदी की वजह से आप इस क्वेश्चन को गलत बना देंगे। हिंदी के चक्कर में यही कहेंगे सर वे आरोप लगा दिए उनके नौकर पर। अब उस पर के चक्कर में ऑन ठोक दोगे। मेरी बात समझे? यहाँ पर इसकी हिंदी आप लगाने की कोशिश करेंगे दे ब्लेम्ड ऑन देयर टीम, हिंदी क्या निकलेगी? वो आरोप लगा दिए किस पर? उनके नौकर पर, उस पर के चक्कर में ऑन ठोक दिए। जबकि कायदा क्या कहता है दोस्तों? ये सब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद सीधा नाउन चाहिए, उनकी जरूरत नहीं। लॉजिक खत्म, बोलो है ना। अरे लॉजिक खत्म, ठीक है। अगर मैं आपके सामने छोटी सी बात कहता हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा राखी डिस्कस्ड अबाउट हर क्लासेस। ध्यान से सवाल को पढ़ना सीखो बाबू, ठीक है। दो तरीके हैं दोस्तों, या तो खूब रट्टे मारे जाओ, मतलब हर चीज को रट एक दिन भूल जाओगे, फिर बर्बाद हो जाओगे। या फिर इंग्लिश को मेरे साथ मिलकर एक बार ध्यान से समझ लो। जैसे आपने इसको ध्यान से समझा, तो आपको ऐसी कितनी बड़ी लिस्ट बना लो, हम एक बार पढ़ के बता देंगे कि इसमें क्या सूत्र है। बाबू बुझे हमारा बात तुम्हें समझ आ रहा है? जो नहीं आ रहा है तो बताइएगा, इसको फिर से पढ़ के देखते हैं। राखी हमारा सब्जेक्ट हुआ, इधर डिस्कस हमारा ट्रांजिटिव हुआ। राखी क्या डिस्कस की? आप कहेंगे सर अपनी क्लास डिस्कस की, तो ये अपने में क्या हो गया? नाउन हो गया। अरे हां ना, तो सीधा ट्रांजिटिव नाउन ही तो आना चाहिए। अब काहे लिख रहे हैं भाई? बोले नहीं ये बाबू भाई, बोले नहीं, चुपचाप बैठे हो, कैसे काम चलेगा भाई, ठीक है ना। अब दोस्तों लेट के साथ इनका यूज नहीं। इसी तरह अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, इसके मीनिंग में पहले से ही फोर जुड़ा है, इसलिए इसके साथ हम फोर नहीं लगाते हैं, ठीक है। आगे देखो भाई, हेल्प के साथ हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इस इंसान को जाकर ये कहकर देखें आई विल हेल्प टू यू, हिंदी निकालोगे तो मर जाओगे, हिंदी निकालोगे बेहोश हो जाओगे। समझ रहे हैं? तनु यादव, आकाश यादव, निहाली, समझ रहे भाई? मैं आपकी मदद करूंगा, ताकि के चक्कर में टू ठोक दिए इधर। समझ रहे हो भाई? समझ लो भाई, निधि ने गाना गा दिया है भाई, निधि ने गाना गा दिया है, यू कैन पुट द ब्लेम ऑन मी। सेंटेंस गलत हो जाएगा क्या मालिक? मेरी जान इधर देखो ध्यान से। क्या होता है ना, कभी-कभी एक ही शब्द, ये मैं आपको प्रीपोजिशन में सिखाऊंगा वैसे, इसलिए आप चिंता ना करना मेरे भाई। कभी-कभी एक ही शब्द को हम वर्ब की तरह यूज कर लेते हैं, उसी शब्द को हम नाउन की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया तो हमें कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं, सीधा इसके साथ नाउन या प्रोनाउन आए, बोलो हां, ठीक है। लेकिन अगर उस शब्द को ही हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, अब इसके बाद कोई और अन्य नाउन आ गया तो बाबू प्रीपोजिशन की जरूरत हमें पड़ेगी, बोलो हां। आपने जो वाक्य बोला मेरे लाडले शिकारी गंदे बच्चे, आपने कहा यू कैन पुट द ब्लेम, आगे लिखा है ऑन मी, जरा ध्यान से पढ़कर देखो, ठीक है।
फिर से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मजेदार तरीके से समझने का काम करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, यू हमारा सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है, कैन मॉडल एक्सिलरी है, पुट इस मॉडल एक्सिलरी की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, कहने के लिए मेन वर्ब ही है, बोलो हाँ, कहने के लिए मेन वर्ब ही है, ठीक है, ये मेन वर्ब है अपने आप में। आगे हमने देखा यू कैन पुट व्हाट, तो आप कहेंगे ब्लेम, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब हमारे सामने होगी जिसका ये हमारे सामने नाउन आंसर है, नाउन बनाने के लिए आर्टिकल एन का यूज भी हम सही कर रहे हैं। अब इस नाउन के बाद ये आगे प्रोनाउन लिखा है, अब इस नाउन और प्रोनाउन को आपस में रिलेट करने के लिए प्रीपोजिशन काहे नहीं लगाएंगे, काहे नहीं लगाएंगे, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है भाई? ये छोटू कुमार हो गया, नमस्ते भाई, काहे पढ़ाई पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना? कभी कभी हम एक ही शब्द का नाउन की तरह और वर्ब की तरह दोनों तरह प्रयोग करते हैं, नाउन की तरह प्रयोग करोगे प्रीपोजिशन का यूज करो, अगर वर्ब की तरह यूज करो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, अब ध्यान देना, ठीक है, अब ध्यान देना, ये बहुत थोड़ी सी गहरी बात आपके साथ समझ रहा हूं। यहां पर मुझे एक बार बताओ, हेल्प का कैसे यूज किया गया है, नाउन की तरह या वर्ब की तरह, बताइए। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रीपोजिशन ही हमें समझा पाएगा, समझे? हाँ, प्रशांत ने बात पकड़ ली, प्रशांत भाई सही कह रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जबरदस्ती हमें 2 या 4 लगाना पड़ता है, बिल्कुल ठीक कहा दोस्त, बिल्कुल ठीक कहा। तो आप सभी ने कहा सर यहाँ अपने आप में ये नाउन है, अभी तो इससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है कि नहीं, ये अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है, कायदे से मैं कहूं यही इस पूरे लिखे वाक्य का सब्जेक्ट है। यहाँ पर इस नाउन के बाद इस लिखे प्रोनाउन को अगर मैं लिखूंगा तो प्रीपोजिशन काहे नहीं लिखेंगे इसके बीच हम, आइए भैया बिल्कुल लिखेंगे इसके बीच हम, यही हमारा सब्जेक्ट जिसके अनुसार इस हमने लगाया है, ये भी अपने आप में क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़कर नाउन है, ये लगा दिया। आपकी इच्छा है राजू साहब, राजू हमारा बहुत ध्यान रखता है, राजू हमेशा हमें चाय पिलाता है, और तुम हो दुष्ट बच्चे जो चाय भी नहीं पूछते हो, कभी ये नहीं कहते हो कि कभी आए हमारी महफिल में चाय पिलाएंगे गुरुजी आपको, है जी। फ्री के साथ हमेशा अवे का यूज नहीं होता, फ्री का मतलब कहीं से भाग जाना, कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं होता, क्यों सर देखो, फ्री का मतलब होता है क्या चीज, रन अवे, तो इसके अर्थ में ही अवे पहले से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों, अब चीजें समझ आ गई धीरे-धीरे, ठीक है जी। ओके, जब कंप्राइज की हम बात करते हैं तो कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ऑफ की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी के ऊपर विश्वास करते हो तो इन लगाने की जरूरत नहीं है। जॉइन के साथ होता है किसी में शामिल हो जाना, इनकी जरूरत पड़ती है, देखो बाबू पास के साथ में इन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई। आज मेरे दोस्तों ये पढ़नी है, इन्फॉर्म के साथ टू नहीं आता है, रेसिस्ट का मतलब विरोध करना, इसका मतलब इसके साथ अगेंस्ट या टू नहीं आता है, रिकमेंड के साथ फॉर या टू का यूज नहीं करते, डायरेक्ट के साथ हम टू का यूज नहीं करते, रिजेंबल के साथ फॉर या टू का यूज नहीं करते, अप्रोच के साथ टू या नियर का यूज नहीं करते, इन्वेस्टिगेट के साथ हम अबाउट या इनटू का यूज नहीं करते, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। अगर हम कहते हैं साइन के साथ ऑन, हम बिल्कुल इसके साथ ऑन यूज नहीं करते। अब देखो चलो आपकी बुद्धिमानी का सवाल है, देखिए भैया दो सवाल ये है, कौन था वो शैतान बच्चा जो कह रहा था, अब निधि मुझे नाम याद है मेरे बच्चे, अब इन दोनों में मुझे बता दो कहां पर किस तरह से वर्ब के या नाउन के कैसे यूज, रिजेंबल का मतलब है किसी से हूबहू शक्ल मिलना, जैसे आपके सामने जो इंसान खड़ा है उसी शक्ल में किसी से मिलती है तो आप कहो पास आओ गले से लगा लो हमको हमी से पढ़ा दो। चाय तो कोई नहीं पीएगा आप में से, चाय तो कोई नहीं पीता आप में से, पीनी नहीं चाहिए, चाय से पेट में गुड़गुड़ होती है, वाह। राहुल भाई पढ़ाई पे ध्यान दो ना भाई, नमस्ते हो गई मेरे बच्चे। रेसिस्ट का मतलब किसी से विरोध करना, रेसिस्ट याद नहीं हो तो रेसिस्टेंस याद कर लो, रेसिस्टेंस नाउन है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई बीमारी आपके शरीर में आ रही है, ठीक है ना, आपने अच्छी डाइट खा रखी है, अच्छा खाना खा रखा है, अच्छी दवाई ले रखी है, तो क्या होगा, आपने रेसिस्टेंस क्रिएट कर दिया, बीमारी आपके शरीर में नहीं जा सकती, बीमारी आपके शरीर में नहीं जा सकती भाई, ठीक है, आगे ना करेक्ट। अबे ससुर हमसे ही सवाल पूछ बैठे हैं, आप क्यों पीते हो चाय, अरे भैया हम तो ना चाय देख रहे हैं कि चाय कैसा फील होता है, अभी तो तुमको बता रहे हैं भाई, आप कहेंगे सर देयर इज अ लगाने की वजह से नाउन हो गया, इस नाउन के बाद फिर से नाउन आएगा तो प्रीपोजिशन हमें लगानी पड़ेगी, देयर इज अ साइन ऑन दिस बोर्ड, खत्म हो गया बात। यहाँ आई सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने क्या है, वर्ब है, कौन सी ट्रांजिटिव, मैंने क्या साइन किया, ये बोर्ड साइन किया, नाउन हो गया, इसलिए यहाँ हमें कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। अब अच्छे से समझ आ गया है, बोलो जरा प्यार से, अच्छे से समझ आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बंदर को, चलो भाई ठीक है। रिजेंबल का मतलब किसी से शक्ल हूबहू मिलना, सारे टॉपिक ना मेरे बच्चों एक बात याद रखना, सारे टॉपिक आपस में इतनी खूबसूरत तरीके से कनेक्टेड है, मेरी बात समझे, सारे सारे टॉपिक आपस में खूबसूरती से कनेक्टेड है, पेशेंस रखना होगा, जैसे जैसे हमारे ये पार्ट्स स्पीच का पूरा सफर खत्म होगा ना, आपके दिमाग में मतलब गजब की फीलिंग आएगा, अरे यार अब जाके साला ससुरा समझे, आई हम का ई उधर का पड़े इधर हम का पड़े, बहुत कुछ समझने मजा आ जाएगा, मैं कह रहा हूं तुमको भाई। ऐसे का मतलब किसी की मदद करना, टू की जरूरत नहीं है, अफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना, ऑफ की जरूरत नहीं है, आगे लिखा है सॉरी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, डिमांड लिखा है स्पेलिंग, ठीक है ना, डिमांड के साथ टू या फोर की जरूरत नहीं है, अब मैं दो सवाल आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है भाई। अनजस्ट का मतलब है गलत, दोनों के दोनों वाक्यों में थोड़ा सा फटाकर, ठीक है। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, इन्वेड का मतलब आक्रमण करना। आओ पद्मावत फिल्म दिखाता हूं, ये है वो मैदान, यहाँ टेंट लगाकर बैठा था आप लोगों का प्यारा सा अलाउद्दीन खिलजी ये पहाड़ियां थी साथ, यहाँ किला था और इस किले की दीवार पर यहाँ राव रतन सिंह खड़ा होकर देख रहा था, ये क्या कर रहा था यहाँ पर खड़ा होकर, ये इन्वेड कर रहा था, ठीक है जी, हटाओ फिल्म दिखा दी बेटा 2 सेकंड में, आ भाई थैंक यू बोले पूरी राव रतन सिंह की कहानी समझा दी भाई। देखो बेटा ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी ट्रांजिटिव है, वो क्या मांगते हैं 10,000 रुपए, कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं गुरुदेव, द डिमांड सब लगाने की वजह से नाउन है, कायदे से यही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, 10,000 रुपए भी नाउन है, द डिमांड के साथ ऑफ लगाकर यही सब्जेक्ट है, वाज अनजस्ट, तो इसका क्या हो गया, 10,000 रुपए की जो डिमांड थी वो गलत थी, सेट है भाई, अब सबको समझ आ गया। तो बेटा ये पढ़ना है, एंटर के साथ इन या इनटू नहीं आता है, बोर्ड के साथ ऑन नहीं आता है, टेल के साथ टू नहीं आता है, क्योंकि टेल का अर्थ ही होता है से टू, ठीक है, नरेशन में भी ये चीज आपको पढ़ते हैं, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है, एम्फेसिस का मतलब होता है जोड़ डालना, ऑन नहीं आता है, डिस्क्राइब के साथ अबाउट की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कारण भी बता दिया, ठीक है बेटा अच्छे से। अब आओ भाई कोलोकेशंस नाम की पहली चीज बताता हूं, कोलोकेशंस का मतलब क्या होता है, पढ़ा है भाई, कोलोकेशंस के बारे में बताओ बेटा, ठीक है, हैं ध्यान से समझना बेटा, इसकी हिंदी क्या होती है बताना जरा। सर एज 25 से क्या अभी कर सकते हैं तैयारी, बिल्कुल कर सकते हैं, और आप इस तैयारी में मैं आपके साथ हूं, आपको निश्चिंत रहना है, क्लासेस को ध्यान से पढ़ना है मेरे भाई, मैं आपके साथ हूं, ठीक है, बताओ भाई। गलती तो यहां से आ गई, मैंने यहां से आ गया, इस एक की वजह से एक आ गया, इसके लिए आपने हिंदी चिपका दी क्या करी, ठीक है ऐसा ही है ना। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये क्या कहानी है, इसकी ध्यान से कहानी को समझना भाई। इसी कहानी में मजेदार बात ये है, कभी कभी हम हिंदी के शब्दों को सुन रहा है ना तू, कभी कभी हम हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में यूं का यूं ट्रांसलेट करने की गलती करते हैं, क्या समझ रहे हैं आप ये बात, ठीक है जी। अभिषेक बेटा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, माफ कर दीजिएगा भाई, बात को ध्यान से समझना। कभी कभी जो हम हिंदी में कह रहे होते हैं ना, हम उसको यूं का यूं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं और हमें लगता है कि ये अपने में बिल्कुल सही है, जिस इस गलती को ही हम लोग इंडियनिज्म कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी का भारतीयकरण। मैंने कहा माय हेड इज ईटिंग सर्कल्स, बेटा इसकी हिंदी बताओगे क्या होती है, इसके वाक्य की हिंदी बताओगे क्या है, आप जब इस लिखे हुए वाक्य की हिंदी को समझोगे तो आप कहोगे सर इसका मतलब मीरा, ठीक है, हेड का मतलब सिर है खा रहा, ठीक है, क्या चीज, सर्कल का मतलब चक्कर, मेरा सिर चक्कर खा रहा है, यही हमने बना दिया, क्या बात समझ में आ रही है। आप ये कहेंगे सर ये तो नॉनसेंस हो गई,
आप यही कहेंगे ना जी, ये तो नॉनसेंस है, इसकी तो कोई सेंस नहीं बनी। अंग्रेजी को हम अगर हिंदी के आधार पर बनाने लग गए तो ये तो पूरी तरीके से गलत है। मेरी बात समझे? अब ऐसी ही गलतियां हम अक्सर वर्ड में करते हैं। गलती कभी की नहीं जाती है, गलती हमेशा मेक की जाती है, इसलिए आई मेड अ मिस्टेक। या फिर गलती को क्या किया जाता है, कमिट किया जाता है, आई कमिटेड अ मिस्टेक। समझ आ रहा है? माई हेड इज ईटिंग सर्कल्स ना कहकर मुझे लिखना होता है माई हेड इज डिजी। समझे? तो हमें अंग्रेजी को हिंदी के माध्यम से समझना तो चाहिए, लेकिन एक्जैक्टली हिंदी के आधार पर उसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी चाहिए। कोलोकेशन हमें यही समझाने का काम करता है, कोलोकेशन हमें यही समझाने का काम करता है। कभी-कभी कुछ लिखे हुए सेंटेंसेस में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिन ऑब्जेक्ट के लिए कुछ खास वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा मैंने? कुछ खास वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। जब ऐसी खास वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी कोलोकेशंस एग्जामिनेशन पेपर में आप लोगों के सामने जरूर पूछी जाती हैं। जैसे मैंने कहा, डिसीजन को डू नहीं कहा जाता, डिसीजन को मेक किया जाता है, जिसकी हिंदी का है फैसला लेना। उदाहरण, बोर्ड विल मेक अ डिसीजन नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह बोर्ड एक फैसला लेगा। ठीक है? हिंदी का फैसला लेना, समझ, लेकिन अंग्रेजी में इसको डू नहीं कहा जाता, मेक कहा जाता है। रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने को टेक कहा जाता है, टेक रिस्पांसिबिलिटी। सर किसी को खबर देना इज ब्रेक द न्यूज़, क्या कहा जाता है? ब्रेक द न्यूज़। मेरी बात समझ में आ रही है ना? करेक्ट है? सूरज कुमार गुप्ता वीडियो से कर लिया, रिकॉर्ड कंप्लीट अपने आपने सिलेबस कर लिया, खत्म, टेंशन मत लो। अब अभी करो भाई, प्रैक्टिस वगैरह करो। ठीक है? कैसे भी करो, सिलेबस लाइव आके करो, रिकॉर्ड से करो, पेंडिंग क्लासेस देख करो, जो आपका मन करे। समझे? अगर आपके सामने कोई आके ये कहे आई विल गिव यू द न्यूज़, तो ये गलत है। हमें कहना आई विल ब्रेक द न्यूज़ फॉर यू। ठीक है? पढ़ते ही आप हो जाएंगे, कैच समन्स आईज, किसी का ध्यान पकड़ना, किसी की नजर में पड़ जाना। ठीक है जी? फाइन? ओके? आगे लिखा हमारे सामने पे अटेंशन, ध्यान देना, मेक प्रोग्रेस, प्रगति करना, गिव एडवाइस, सलाह देना। पढ़ते जाओ, उदाहरण लिखिए, हिंदी में लिखिए भाई, रेस अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाना। समझ रहे हैं? डू वंस बेस्ट, अपना सबसे अच्छा रोल करना, प्ले करना, अपना सर्विस किसी काम को पूरा करना। टेक अ ब्रेक, इसका मतलब चलते हुए काम से थोड़ा आराम लेना। हैव अ कन्वर्सेशन, आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, आप उसके सामने मटक चटक के और आप उस इंसान को जाके एक्सक्यूज मी, सामने वाले ने कहा क्या रे, अगर मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। ठीक है? ऐसे नहीं बोलेगा, आज से तुम लोग ना एवरी लोग स्टाइल में बोलेगा, आज से तुम जाके बोलेगा कैसे, आज से तुम जाके बोलेगा एक्सक्यूज मी, वो कहेगी क्या रे, अगर आई वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू रे। समझे? तो भाई समझ लो, वही से मामला सेट है। ठीक है? डू कन्वर्सेशन, हैव अ कन्वर्सेशन अपने आप में फ्रीज है। कीप इन माइंड, किसी चीज को ध्यान में रखना। ठीक है? आगे लिखा कम टू एन एग्रीमेंट, किसी चीज पर सहमत हो जाना। मेक एन एफर्ट का मतलब प्रयास करना, एफर्ट के साथ मेक का प्रयोग करते हैं। गिव एन एक्सप्लेनेशन, किसी चीज की व्याख्या देना। फॉलो इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का पालन करना। ये सारे के सारे हमारे ऐसे कोलोकेशंस हैं जो पेपर पूछता रहता है भाई। ठीक है? पे अभी से कहीं पर जाना, भेंट देना। ठीक है? ये भी लोग समझ आ गया कि नहीं, अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करना। मीट अ डेडलाइन, यानी किसी की समय सीमा को पूरा कर देना। एक्सप्रेस कंसर्न, किसी चीज के लिए चिंता व्यक्त करना। जैसे देखो, द मैनेजर एक्सप्रेस कंसर्न, उसने चिंता व्यक्त की अबाउट किस बारे में, द प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में। सेकंड एग्जांपल किसे कहते हैं? सेकंड एग्जांपल का मतलब किसी चीज का क्या उदाहरण प्रस्तुत करना। टेक एक्शन, कार्रवाई करना, गेन एक्सपीरियंस, अनुभव प्राप्त करना। रीच अ कंक्लूजन, निष्कर्ष पर पहुंचना। ठीक है भाई? ओके गाइज, तो पढ़ोगे भाई 100 ग्राम करके इसको, क्योंकि बहुत सारे शब्द आप लोगों को ऐसे मिलेंगे। ठीक है? फिर थोड़े थोड़े से पढ़ोगे, सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ आपको याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे तो फिर आप मेरे लिए गाना गा देंगे, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, कायम तू हो गई है रिवायत की तरह। Which of the following collocations is correctly used in the context making an agreement? जब कोई agreement सहमति आपको बनानी है तो reach a decision, come to an agreement, make an effort, take a chance। तो agreement पर किसी चीज पर आप पहुंचते हैं तो it is called come to an agreement। ठीक है? ओके भाई? ठीक है भाई? कोलोकेशन का पूरा चैप्टर आप लोगों को इंग्लिश एक्टिव में दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 31। कोलोकेशन का पूरा चैप्टर आप लोगों को दिया है, मैं आपको बता देता हूं। एक अकेली बुक है इंग्लिश एक्टिव में जिसने कोलोकेशन नाम के चैप्टर को बड़ा डिटेल में आप लोगों को दिया है, बहुत मेहनत से तैयार की है ये किताब। ठीक है? चैप्टर नंबर कहां गया? हां, कायम तू हो गई है। ठीक है? अब कोलोकेशन चैप्टर नंबर 31 दिया हुआ है। ठीक है ना? दो चार पन्ने में ही है ये चैप्टर सिमट कर पढ़ोगे, याद हो जाएगा। इसकी एक्सरसाइज भी हम लोगों ने आप लोगों को दी हुई है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, दुनिया भर की एक्सरसाइज है और उसके साथ उसके आंसर्स भी आप लोगों को दिए हुए हैं दोस्तों। ओके गाइज? ओके गाइज? ठीक है? ओके, तो आगे आता है हमारे सामने लिखा व्हाट इज द अप्रोप्रिएट कोलोकेशन, जो डिस्क्राइब करेगा जिस एक्टिवली एंगेजिंग इन अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट, जो लगातार सुधार की प्रक्रिया में शामिल है, उसके लिए क्या यूज किया जाएगा। मेक प्रोग्रेस, टेक अ ब्रेक, फेस चैलेंजेस या शो एप्रिसिएशन, किसी चीज के लिए अच्छा दिखाना, फेस चैलेंजेस मुसीबतें झेलना, टेक अ ब्रेक आराम करना, मेक प्रोग्रेस इसका अर्थ बताता है। भाई फॉर्मल कंसेंट के लिए आप चलिए 3 सवाल का आंसर दो के तो बना देंगे भाई आप लोग। फॉर्मल कंसेंट के लिए जब हम किसी को औपचारिक रूप से किसी को सहमति देते हैं, समझे? करेक्ट? जब किसी को हम औपचारिक रूप से, मतलब जब किसी भी चीज की औपचारिक रूप से किसी को सहमति देते हैं तो मदद मांगना नहीं, हैंडल सिचुएशन, किसी भी स्थिति को हैंडल करना, गिवन इंप्रेशन, छाप छोड़ना, आप कहेंगे ग्रांट परमिशन। ठीक है ना? परमिशन किसी को दी नहीं जाती, आप ये कहते हैं ना प्लीज गिव मी परमिशन, नहीं गिव की जगह कहना प्लीज ग्रांट मी परमिशन। कौन सी कोलोकेशन है जो डिस्क्राइब करती है एक्ट ऑफ रिवीविंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू फॉर्म अ जजमेंट, जिससे जजमेंट तैयार होता है। ड्रॉ कंक्लूजन, गिव फीडबैक, टेक एक्शन, रेज अवेयरनेस, तो कौन सा इसमें सही होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर ड्रॉ कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना किसी चीज का। गिव फीडबैक का मतलब किसी चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं इसकी जानकारी देना। टेक एक्शन का मतलब किसी चीज के लिए जब हम कोई कदम उठाते हैं। रेज अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना। ठीक है? पढ़ोगे ना ऊपर से भी फटाफट बन जाएंगे, इतनी बड़ी कोई बात मुश्किल नहीं है भाई। ठीक है? इसके आंसर्स भी हम लोगों ने आप लोगों को यहां दे दिए हैं, ये सारे आंसर्स भी आप लोगों को दिए हैं, थोड़ा सा ट्राई करके देखना। ठीक है? अब आज भाई वर्क के कुछ इरेगुलर पैटर्न, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देवियों देवताओं दोस्तों। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ने वाले हैं ये सारे के सारे सवाल। अराइज का मतलब है जो खुद ब खुद उठे, इसकी सेकंड फॉर्म है अरोज अरीजन। ठीक है? अराउज की स्पेलिंग में थोड़ा परिवर्तन है। अराउज का मतलब है किसी चीज को बलपूर्वक उठाना, किसी पर एफर्ट्स लगाकर उठाना। अराउज अराउज अराउज, समझे? ठीक है? अब इस बियर के बारे में ध्यान से समझना, ये पेपर में जरूर पूछा जाता है और ये पूछा किससे जाता है? इसकी थर्ड फॉर्म से। इसकी देखो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों की सेम है। ठीक है? थर्ड फॉर्म में इसमें ई लग जाता है, ध्यान से समझना। बियर की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है जन्म देना। ठीक है? मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं, गांधी वाज ब्लैंक, बताओ कौन सा बोल चिपकाओगे? इन अ पुअर फैमिली। उदाहरण लिख रहा हूं, ज्यादा बोलना सोचने की कोशिश करना, इन अ पुअर फैमिली। ठीक है? तो क्या कहेंगे यहां पर? बेटा मेरी टीम चलाती है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब, आप क्या हरकत कर रहे हो बेटा? तेरे आप पढ़ा रहे हो, आपका व्हाट्सएप कौन चला रहा है? अजीब इंसान हो भाई, मैं नहीं देखता बेटा, चीजें पूरी टीम देखती है। इसका मतलब आप खुद टेलीग्राम व्हाट्सएप पे लगे पड़े हैं, गलत बात है बेटा। तो आपको संतान होने की बात है तो गांधी जी वाज बोर्न, अरे हाँ ना? ठीक है? अब इस बोर्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है सहन करना, बर्दाश्त करना। ठीक है ना? जैसे अगर मैं कहूं आपको वाटर बोर्न, तो जो पानी में जन्मे हैं वो बीमारियां, वो लोग जो पानी में जन्म लिए हैं, समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है? अब हमारे सामने कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो पानी के जरिए, जिसका पानी के ऊपर ट्रैवल कराया जाता है, तो आप कहेंगे क्या चीज? वाटर बोर्न ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये पानी में जन्म नहीं लेता है, इसका मतलब क्या हुआ? जिसे पानी सहन करता है उस ट्रांसपोर्ट की बात करी है। ठीक है? ठीक है भाई? चलो भाई, ग्राइंड दो शब्द हैं, ग्राइंड ग्राउंड, ग्राइंड का मतलब पीसना, ग्राउंड का मतलब जमीन पर लाना। ग्राइंड की सेकंड फॉर्म क्या है? ग्राउंड ग्राउंड, और ग्राउंड की ही सेकंड फॉर्म ग्राउंडेड ग्राउंडेड। इसके पीछे फॉर्मूला बता दूं आप लोगों को, शिवानी बेटा पढ़ो ना प्लीज, इसका आप एक फॉर्मूला बता दूं आपको, ये फॉर्मूला ध्यान से समझना। कभी कभी कुछ ऐसी वर्ब होती है, जैसे ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारे सामने कौन सी होगी? इसी की सेकंड फॉर्म, ये होगी क्या? इसी की थर्ड फॉर्म। हम कभी कभी इसी की सेकंड फॉर्म को फिर से फर्स्ट फॉर्म में लेकर चलते हैं, तो जब हम इसी सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो इसके साथ कुछ और नहीं, सिर्फ ईडी लगाकर इसको रेगुलर फॉर्मेट में लेकर जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ग्राइंड का मतलब पीसना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या बताई? ग्राउंड, और थर्ड फॉर्म क्या बताई? ग्राउंड। ठीक है? अब इसी ग्राउंड को हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब क्या है? किसी चीज को जमीन पर लाना। ठीक है? मैंने कहा द पुलिस ग्राउंडेड द थीफ, इसका मतलब पुलिस ने जो चोर था उसको जमीन पर लेकर दिया। अब इसी की थर्ड सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी हमने साथ चिपका दिया। कुछ समझ आया भाई? इस फॉर्मूले को लिखने का काम आएगा, एक बार इसको फिर से समझना। कुछ ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती हैं, फिर हम इसी की सेकंड फॉर्म वर्ब को उठाकर फर्स्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसका मीनिंग बदलता है, और इसी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी हम इसके साथ लगाते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं फाइंड, की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? फाउंड, थर्ड फॉर्म क्या हो गई? फाउंड। इसका मतलब क्या होता है? ढूंढना, ढूंढा, ढूंढ चुका।
अब मेरे भाई अगर इसी की सेकंड फॉर्म को मैं फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो इसका मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना, टू एस्टैब्लिश, किसी चीज की शुरुआत करना, ठीक है। अब इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमें इसी के साथ ईडी लगाना है, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगाना है, ठीक है। ओके, बात समझ आ रही है भाई? प्रशांत, जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है ना बेटा, जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, वोकैबुलरीज पढ़ाई जाती है, आप उसी से सेंटेंस के फिलिंग द ब्लैंक्स कर लो, सेंटेंस कंप्लीशन कर लो, चाहे आप उसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लो, चाहे एरर डिटेक्शन कर लो, चाहे उसी ग्रामर से आप क्लोज टेक्स्ट भी बना लो, डिपेंड करता है कि आप क्लास में कितना ध्यान से चीजों को समझते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, ये भी समझ आ गया। अब आ जाओ बेटा, फॉर्मूला लिखिए। तो अब ये वर्ब में कुछ भी करेंगे, सेकंड्स में उड़ जाएंगे। क्या है? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ना। फ्लो का मतलब प्रवाह, जल पानी में बहना, इसी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? फ्लोट, फ्लोट, ठीक है जी, है ना। देखो भाई, अगला फॉल का मतलब खुद ब खुद गिरना, सेकंड फॉर्म फेल, फॉलन, थर्ड फॉर्म। इसी की सेकंड फॉर्म को लेकर आए तो गिराना। मजदूर पेड़ गिरा रहे हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे द लेबरर्स, द लेबरर्स आर, हम क्या कहेंगे? फेलिंग द ट्रीज, मजदूर पेड़ों को गिरा रहे हैं, बट ठीक है भाई, ओके भाई, ओके भाई। अब दोस्तों यहाँ फेल की सेकंड फॉर्म क्या होगी? फेल्ड, फेल्ड, थर्ड फॉर्म फेल्ड, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये दोनों, ये पांचों के पांचों शब्द पेपर में यूं ही मिलते हैं भाई, ध्यान से देख लो भाई। हैंग का मतलब फांसी, हैंग की सेकंड फॉर्म हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है। अब अगर इस हैंग की बात हम दूसरे तरीके से कहें, लटकाना, आपको इसे लटकाने का मतलब क्या हुआ? लटकाने का मतलब क्या हुआ? बताओ। आप हमारे लिए इतने एफर्ट लगाते हैं पढ़ने के लिए, थैंक यू सो मच। ऑलवेज फॉर यू माय सन, ऑलवेज फॉर यू। आपकी क्लास खत्म हुई, आपका मन करेगा कि चलो सो जाते हैं, तो सोने से पहले आपकी दीवार पर एक खूंटी लगी है, आपने अपनी शर्ट, कमीज, कुर्ता, सूट जो भी है सोचिए खराब ना हो जाए, आप जैकेट पहने, आप ब्लेजर पहने, कुछ भी, आपने उसको खूंटी पर टंगा के और भाई साहब आप अपने बिस्तर पर आराम से चित होकर बेहोश होकर सो गए। क्या बात समझ पाए? तो आप इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? सोनाली, रंजनी, निहाली, बताओ कैसे कहेंगे? रोशनी सिंह, आप कहेंगे, आप ये कहेंगे ही हंग हिज क्लोथ्स ऑन द पेग, ठीक है ना। पेग को हम कहते हैं खूंटी, ठीक है जी। ये पेग या ये पेग, ठीक है जी, ये वाला पेग, ठीक है। ये पेग तो कुछ भी होता है, बहुत खराब हो गया। अगला शब्द पर आ जाओ भाई, ठीक है जी, है ना। अगला शब्द हमारे सामने है, लिखा है क्या? ले का मतलब अंडा देना, लेड, लेड। ध्यान से देख लो, ये वर्ब जो बहुत बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, ठीक है भाई। अगला एक वर्ब हमारे सामने लाई, इसका मतलब है झूठ बोलना, इसका मतलब है रखना। ध्यान से देखना। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड फॉर्म में अगर किसी चीज को रखते हैं तो क्या कहते हैं? ले। थर्ड फॉर्म क्या हो गई? लेन, क्या हो गई? लेन, यानी किसी चीज को हम रखते हैं। अब ये रखने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई भी चीज जमीन पर है, ठीक है, कोई भी चीज जमीन पर है, तो आपने मान लीजिए जमीन पर कोई चीज रख दी, मान लीजिए ये आपके पास एक बर्तन है, इसको आपने जमीन पर रख दिया, यू ले द, जो भी एक बार सारे काका आ जाओ जी। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, अब चलो पढ़ना शुरू करते हैं। आ जाओ भाई, पढ़ना शुरू करते हैं भाइयों, आ जाओ। आज हम वर्ड के कंफ्यूजन वाली बातों पर काम कर रहे हैं, है ना। चलो बेटा, अब आता है रेंट, रेंट का मतलब चीज देना, ठीक है। रेंट, रेंट, इसी रेंट को हम फर्स्ट में लेके जाएं तो किराए पर किसी चीज को देना, रेंट, रेंटेड, रेंटेड, ठीक है। आप लिखी सारी सारी वर्ब्स को ना ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव कैटेगरी में भी बांट सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव कैटेगरी में भी बांट सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो बताइए किस तरह की वर्ब है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। और मैंने आपके सामने कहा दे रेज्ड मेनी क्वेश्चंस, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए, ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? क्या आप लोगों की क्लास ठीक से चल रही है बच्चों? एक बार मुझे बता दीजिए, कमेंट्स में कोई इशू आया हुआ है, पता नहीं चल रहा है कि आपकी क्लास ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई, बताइए प्लीज बताइए। अब ठीक चल रही है? साक्षी, भरत, शिवांश, क्लास ठीक चल रही है बेटा? क्लास ठीक चल रही है आप लोगों की? ठीक है। आज आकाश पाल, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो, सबकी क्लास ठीक चल रही है दोस्तों? तो बेटा इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को पढ़ के बताओ इनमें कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, बताइए बताइए बताइए। हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों की क्लास ठीक चल रही है? मैं देखिए बेटा, क्या आप लोगों की क्लास ठीक चल रही है बच्चों? थोड़ा सा मुझे डाउट है। हेलो एवरीवन, सारा माहौल खराब हो गया एकदम से ना, पर कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, पढ़ेंगे हमारे साथ। एक बार सारे बच्चे आ जाओ बेटा, बच्चे। हेलो एवरीवन, शिवराज पूछ रहा है मेरा बैकलॉग लग रहा है, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लाइव क्लासेस देखना बंद कर दो, ठीक है शिवराज, लाइव क्लासेस देखना बंद कर दो। जो पिछली क्लासेस आपकी रह रही हैं उन क्लासेस को पहले कंप्लीट करो, ठीक है भाई। ये क्लासेस जरूरी है क्योंकि इंग्लिश को ना थोड़ा सा सीक्वेंस में समझना जरूरी है, ओके। जिन बच्चों की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है वो अपना ऐप बंद कर दें और दोबारा से रिस्टार्ट कर लें, ऐप को रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त होंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों से यहाँ दो वर्ब का मीनिंग पूछा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन रेज, ये जो लिस्ट हम आपके सामने बैठ के पढ़ रहे हैं ना अभी, इन्हीं वर्ब को आप ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव की कैटेगरी में भी, ठीक है। हेलो एवरीवन, अब ठीक चलिए क्लास, ओके। तो इन्हीं लिखी हुई वर्ब्स को आप चाहो तो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव परिवार में भी बांट सकते हो, ठीक है। तो एक बार मुझे बताइए, जैसे मैंने यहाँ राइज रेज के बारे में दो सेंटेंस बनाएंगे, कौन सी ट्रांजिटिव है कौन सी इंट्रांजिटिव है, बताइए जरा फटाफट से, बताइए बताइए। तो आप कहेंगे सर द सन राइजेस, ये हमारे सामने क्या है? इंट्रांजिटिव आंसर दे रहा है, ठीक है। कहां उगता है सूर्य? आप कहेंगे ईस्ट में उगता है। देयर इज व्हाट, तो ये ट्रांजिटिव है। आप इन्हीं वर्ब को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में बांट सकते हैं। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल करना या फिर जिसे हम कहते हैं काटना, ठीक है ना जी, किसी चीज को काट देना, राइट, है ना। अगर हम कहते हैं स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है हाथ फेरना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक अपना कोई भी जानवर है, ठीक है, बात समझे, ओके। मतलब अगर हो सकता है आपके पास कोई भी कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर है, आप उसकी पीठ पर हाथ फेर रहे हैं, तो उसकी पीठ पर जब आप हाथ फेर रहे हैं, ठीक है ना, तो जब आप उसकी पीठ पर हाथ फेर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? यू आर स्ट्रोकिंग इट्स बैक, ठीक है ना। तो आप उस कुत्ते की या जो भी आपके पास प्राणी है उसकी पीठ पर हाथ फेर रहे हैं, स्ट्रोकिंग इट्स बैक, राइट, फाइन। स्ट्राइक का मतलब प्रहार करना, जब दो आपस में योद्धा होते हैं तो तलवार स्ट्राइक करते हैं। सभी क्लास ठीक से चलिए बच्चों, एक बार दोबारा से कमेंट्स में एक्टिव हो जाओ, यस सर कह दीजिए। स्ले का मतलब मार कर गिरा देना, हत्या कर देना, स्ले, स्लीव, स्लीव, ठीक है। स्लीव इसी की वर्ब को हमने फर्स्ट में लिया तो घुमाना, स्लीव, स्लीव, ठीक है ना। घुमाने का मतलब जैसे आपने कोई भी चीनी मिलाई दूध में, यू आर स्लीविंग इट, ठीक है, ओके भाई। समझ लीजिए बेटा, मेरी क्लास ही है सब कुछ, आप जानते हैं मेरे भाई। वाइंड का मतलब होता है मुड़ना, ठीक है, ओके, वाउंड, वाउंड, ओके। वुंड का मतलब चोट लगाना। अब ये और भी खूबसूरत सवाल है, ठीक है, ये और भी खूबसूरत सवाल है, इनकी डिटेल आपको बहुत अच्छे से दी है। एश्योर एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी को आश्वस्त करना, भरोसा देना। ये इसका मीनिंग लिख दिया तो गारंटी और प्रॉमिस मेकिंग समवन कॉन्फिडेंट, किसी को भी भरोसा दिलाना, यकीन दिलाना किसी भी चीज पर। उदाहरण देखो, आई अश्योर यू दैट, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि प्रोजेक्ट होगा पूरा सही समय पर, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ शिवराज भाई, आप मुझसे कह रहे हैं कि सर मेरा बैकलॉग हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने आपको बताया बेटा अपनी लाइव क्लासेस को छोड़कर दिन में 1 2 3 जितनी भी क्लासेस आप मैक्सिमम कवर कर सके वो कर लो। अब आप भाई मुझसे कुछ और सजेस्ट करिए सर। अच्छा इसके अलावा क्या हो सकता है बताओ?
इसके अलावा क्या हो सकता है? अगर आप कुछ क्लासेस में पीछे चल रहे हैं तो मैं ये तो कहूंगा आपको खुद से भी समझना चाहिए कि यार क्या करूंगा लाइव क्लास में जाके, बैकलॉग पूरा करो, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? क्या मैं ये कहता हूँ सिलेबस छोड़ दो, मैं आपको सबसे बड़ा दुश्मन कैसे कहूँ? तो मेरा कॉमन सेंस लगाया करो इन चीजों पे। इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना, ये नाम वर्ब है। इंश्योर से ही हम लोगों ने नाउन बनाया है जिसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। नाउन होता है जिसका मतलब होता है बीमा, गाड़ी, स्कूटर, बाइकिंग का बीमा कराते हैं। ठीक है, इसी का एक और शब्द है एंश्योर। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ये भी एक वर्ब है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप मान लीजिए अपने घर से, मान लीजिए आप अपने घर से, ठीक है जी, आप जा रहे हैं घूमने के लिए, मान लीजिए मनाली। ठीक है, आप अपने घर से जा रहे हैं घूमने के लिए मनाली, सर वहां पर ठंड है। ठीक है जी, वहां पर मौसम थोड़ा सा खुश्क है। ठीक है, तो आप अपने घर से जब निकलेंगे तो आप अपना पूरा बैगेज पैक करेंगे। ठीक है जी, बैगेज पैक करने के अंदर आप लोग सर्दी के कपड़े रखेंगे इसके अंदर, है कि नहीं, मॉइस्चराइजर रखेंगे आप इसके अंदर, इसके अंदर कपड़े रखेंगे, चड्डी, चड्डी मैं करवा देता हूँ, ये चड्डी हो गई, बनियान रखेंगे आप, ये मैंने बनियान रख दिया भाई आप लोगों का। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आप रखेंगे। ठीक है ना, यही होगा भाई, यही होगा, हाँ कि ना, गॉट इट। ठीक है, अब जब आप अपने घर से अपने सामान को पैक करके लेकर जाएंगे तो एक बार फिर से जब आप घर से निकलेंगे तो आप क्या करेंगे? सारी चीजों को दोबारा से जांच लेंगे कि मैंने ये चीज रखी है कि नहीं रखी है, मुझे कुछ खुले पैसे भी लेके जाने होंगे, मुझे फोन के चार्जर भी लेके जाने होंगे, हो सकता है ट्रैवल के टाइम आपको गाने सुनने का शौक है तो आप अपने हेडफोन्स भी लेकर जाएंगे। तो इस चीज को क्या करेंगे? एश्योर करेंगे, इंश्योर करेंगे या एंश्योर करेंगे? बताओ जरा। शाबाश आकाश, बिल्कुल सही जवाब दिया भाई आपने। तो आप सारी चीजों को घर से निकलने से पहले इंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, जांचेंगे, पहले एक बार वेरीफाई करेंगे ये सही है या नहीं है। अब आ जाओ भाई, देखो अगला हमारे सामने दो शब्द हैं, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे बेटा। ये एक के साथ लिखा अफेक्ट, वर्ब है जिसका मतलब प्रभावित करना। ई से लिखा हो तो ये नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रभाव। इसकी डिटेल एग्जांपल पढ़ के देखना आपके सामने लिखी हुई है। इफेक्ट को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं, बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या होता है? अब ये दोनों वर्ब के अनुसार क्या फर्क डालते हैं, ध्यान से समझना। जब इस अफेक्ट की बात हम करते हैं तो इसका अंग्रेजी में अर्थ बनता है इन्फ्लुएंस, यानी कि ये होता है अपने आप में मानसिक प्रभाव। ये क्या होता है अपने आप में मानसिक प्रभाव? मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को सुबह या दोपहर या शाम को पढ़ने का मन नहीं करता होगा, है ना? बहुत सारे बच्चे हैं हमारी क्लास में जिनका किसी भी समय पर पढ़ने का मन नहीं करता होगा, लेकिन जब भी वो मेरी क्लास देखते होंगे तो 100% उनके मन में एक बात जरूर आती होगी, यार ये इंसान हमारे लिए सुबह शाम लगातार मेहनत करता है, ये हमारे गोपाल वर्मा सर हमारे लिए जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, तो यार मुझे भी तो मेहनत करनी चाहिए। तो आपके अंदर से भी आवाज आती होगी कि नहीं यार, दुनिया में मैं किसी के सामने झूठा हो सकता हूं लेकिन अपने सर के सामने झूठा नहीं हो सकता। सर के सामने मुझे सच्चा और मेहनत करने वाला है, तो मेरा वही रूप सबको हमेशा दिखना चाहिए। आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे सर, ये आपके ऊपर मेरे होने का एक इन्फ्लुएंस है, आपके ऊपर मानसिक प्रभाव है। ठीक है, अब इफेक्ट को देखते हैं। इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रिजल्ट, या फिर अगर हम कहें तो फिजिकल इंपैक्ट, है ना? अब इसको समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश क्या करनी है। मान लीजिए एक बाइक है, ठीक है, इसको एक बस ने टक्कर मार दी, एक बाइक को बस ने टक्कर मार दी, बाइक का पिछला चक्का टूट गया, लाइटें फूट गई, जो चला रहा था बाइक चलाने वाला वो जमीन पर गिर गया, उसके पूरे हाथ पे खरोंच आ गई। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? आपको जो दिखाई दे रहा है फिजिकली वो क्या हो गया? इफेक्ट। अरे है ना, बात समझे? द एक्सीडेंट इफेक्टेड हिज बाइक एंड हिम, खत्म हो गई बात। करेक्ट है। अब भाई साहब ऐसा मान लीजिए बस ने टक्कर मार दी, बाइक वाले को चोट लगी, फिर उसके बाद उस इंसान ने बाइक चलाना ही छोड़ दिया, उसने सोचा कि बाइक में बहुत खतरा है, अगर लग गई ना दो पहिया है इधर उधर लगे, शरीर की मतलब बहुत चोट लगती है भाई, ऐसा उसका जान से भी जा जाए, तो ये क्या उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ा, तो ये होगा अफेक्ट। फर्स्ट समझ आ गया बेटा? फर्स्ट समझ आ गया बेटा? चलो भाई देखो, कॉम्प्लीमेंट के दो रूप हैं। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग यहाँ आई है, इसका मतलब किसी की प्रशंसा। जब भी कोई अच्छा काम करता है, जब भी कोई अच्छा काम करता है, ये बात समझ, जब भी कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको क्या देते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ठीक है, ये नाउन भी है वर्ब भी है, और इस कॉम्प्लीमेंट में अगर ई लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है पूरक, ये नाउन भी है वर्ब भी है। अरे हाँ, अब ध्यान से समझना सर, एक पति एक पत्नी, ध्यान से समझना भाई, एक पति एक पत्नी, ठीक है, एक इनके पास बेटा है। ठीक है जी, क्या इनका परिवार पूरा है? यस या नो आंसर दीजिएगा। क्या इनका परिवार पूरा है? आपको वैसे कहने में तो इनका परिवार पूरा है, लेकिन जब त्योहार घर में आते हैं, जैसे रक्षाबंधन है, दिवाली है, जब ये त्योहार आते हैं तो इनके घर में डेफिनेटली सी बात है एक लड़की की कमी महसूस होती होगी, है कि नहीं? यानी कि जिस दिन इनके घर में एक बेटी हो जाती है तब ये क्या है? इस परिवार को क्या करती है? कॉम्प्लीमेंट करती है। क्या करती है? कॉम्प्लीमेंट करती है, पूरा करती है ना? रक्षाबंधन पर बहनों की जरूरत होती है, हर एक त्योहार पर घर में बेटियों की जरूरत होती है। ये बात समझ रहे हैं? जब भी किसी घर में बेटी होती है ना तो कहते हैं उस घर परिवार में संस्कार का भी जन्म हो जाता है। ये बात समझ रहे हैं? करेक्ट है ना भाई? मान लीजिए किसी घर में सिर्फ एक लड़का है, ठीक है, तो पिता गाली गलौज भी कर देते हैं कभी-कभी, बात समझ रहे हैं? मान लो किसी अपनी नौकरी से घर पे आए पिता, तो भाई साहब चड्डी बनियान में भी घूम लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन घर में बेटी हो जाती है ना तो वो पिता अपने पहनावे पर, अपनी बोल चाल पर बहुत सारा क्या होता है? कंट्रोल करते हैं। समझ रहे भाई? तो क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो पूरा करता है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो किसी के लिए क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है। अब ये दो शब्द देखो, कैनवस अपने आप में वो होता है जिसके ऊपर वो पेंटिंग करते हैं। जैसे ये कैनवस मैंने आपके सामने लिया, अब मैं आपकी पेंटिंग बनाऊं, ये आपकी पेंटिंग बना रहा हूं, ये जुल्फे हैं, ये आंखें, ये होंठ, ठीक है, ढिंका चिका ढिंका चिका, ठीक है भाई, बना दी मैंने आपकी क्या? कैनवस पर पेंटिंग बना दी, क्या बना दी? कैनवस पर पेंटिंग बना दी। और यहाँ जब डबल एस आ जाता है तो ये है सर्वेक्षण करना, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, टू सॉलिसिट, सॉलिसिट का मतलब फेवर मांगना, किसी का ओपिनियन का, वोट का, सपोर्ट का फ्रॉम पीपल, लोगों से वोट का सपोर्ट मांगना, ठीक है ना? जैसे इलेक्शन जब होते हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन जब होते हैं तो जितने भी नेता लोग हैं वो क्या कर रहे होते हैं? जितने भी नेता लोग हैं वो गली-गली घूमते हैं और लोगों से सपोर्ट मांगते हैं कि हमें वोट दो, हम तुम्हारा भला करेंगे। तो दे कैनवास द नेबरहुड, पड़ोस में सब जगह उन्होंने सर्वेक्षण किया टू गेट सपोर्ट फॉर द इनिशिएटिव, जो काम की शुरुआत करें ताकि लोगों से सपोर्ट करें। इस एलिसिट का मतलब जानकारी प्राप्त करना, वर्ब है। इस इलिसिट को एडजेक्टिव कहते हैं, इसका मतलब इलीगल, अवैध, इसको हम इलीगल कहते हैं। इलीगल का मतलब भी अवैध होता है, ऐसे भी समझे? इलिसिट इलीगल सिनोनिम है। एलिसिट एक वर्ब है जिसमें जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। टीचर ने कोशिश की जानकारी प्राप्त करने की, रेस्पॉन्सेस की सभी स्टूडेंट्स से, ठीक है? जैसे कभी-कभी मैं भी आप लोगों को क्लास में कहता हूं बेटा क्लास टीचर लिया, एक बार लिख कर दिखाना मेरे प्यारे सर। सेंसर इस शब्द का हर एक को जानकारी है, नाउन भी है, वर्ब भी है। सेंसर का मतलब किसी चीज पर रोक लगा देना, किसी चीज पर रोक लगा देना, ठीक है ना? कभी आपने सुना भी वही शब्द अपने आप में सुना भी है ना भाई? जैसे कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे सीन होते हैं जो पब्लिकली दिखाने लायक नहीं होते, तो उन्हें क्या किया जाता है? सेंसर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा? सेंसर कर दिया जाता है। तो सेंसर का मतलब किसी की बुराई करना, निंदा करना। टू एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त करना, कठोर डिसअप्रूवल, यानी कि कठोर तरीके से किसी चीज से असहमति दिखाना, ठीक है भाई? इस चीज की स्पेलिंग को ध्यान से देखना, ये वर्ब है जो किसी चीज को रोक देता है, समाप्त कर देता है। इस चीज का वर्ब की तरह उपयोग करते हैं, मतलब किसी को पकड़ लेना, ठीक है जी? जब्त कर लेना, ठीक है ना? जब्त करना, जैसे पुलिस ने जब्त कर लिया चुराए हुए वस्तुओं को, सामान को। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अभियोग करना। प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता है? अभियोग करना। अभियोग करने का मतलब क्या होता है? जब किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इनिशिएट का मतलब शुरू करना, लीगल का मतलब कानूनी, प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है सुनवाई। जब कानूनी सुनवाई किसी के ऊपर शुरू करना अगेंस्ट समवन फॉर कमिटिंग अ क्राइम, किसी भी क्राइम को करने की वजह से। अब इस प्रो की जगह पर लिख दिया जाए तो परसिक्यूट का मतलब प्रताड़ित करना, इसका मतलब किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना। टू सब्जेक्ट समवन, यानी किसी के ऊपर लागू कर देना, लगातार हरेसमेंट। हरेसमेंट का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा परेशान कर देना, बुरा व्यवहार कर देना, इल ट्रीटमेंट, ठीक है भाई? मिटिगेट का मतलब होता है बातचीत से किसी चीज को कम करना। मिटिगेट का मतलब होता है बातचीत से किसी चीज को कम करना, और मिटिगेट का मतलब होता है विपरीत प्रभाव डालना। भाई थोड़ा सा पढ़ के आना घर पे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सपेक्ट, ये थोड़े से पढ़ने से हैं, रूट रूट, ठीक है? अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही होगी, पढ़कर घर पे देख लेना बेटा। कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो डेफिनेटली हम आपके साथ मिलकर चलते हैं क्लास में दोबारा से। ये पढ़ने वाले शब्द हैं, मैं क्लास से फिर मुलाकात करूंगा, ठीक है? और इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं, पढ़ने का बहुत कंटेंट है, आज थोड़ी सी मेरे लिए फुर्सत निकालना हो सकता है। आप इंग्लिश के अलावा दूसरे सब्जेक्ट की, रीजनिंग की हो सकता है, जीएस की, ठीक है भाई? किसी और क्लास हो, आप पूनम शरण जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं भाई, ठीक है? तो देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा घर पे आप मेहनत कीजिएगा, शब्द ज्यादा है, मैं जानता हूं ये पीडीएफ लंबी चौड़ी पीडीएफ है, लेकिन जब इनके क्वेश्चंस हम करने शुरू करेंगे आप लोगों के साथ कल, ठीक है? अगली क्लास में लेंगे भाई, और कल हम प्रैक्टिस आप लोगों के साथ करेंगे, ठीक है ना? तो बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस के दौरान ही हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, और कल ये घर से जो आज आप लोगों ने मेरे साथ क्लास में पढ़ा है, ठीक है?